हेलो दोस्तों। तो फाइनली आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि आप में से कई लोग बड़े चिंतित होंगे कि हमारी रिज़ल्ट तो आ गया है, हमारे नंबर भी आ गए हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा या फिर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो इसी वीडियो में हम ये तय करेंगे कि किसने किस सवाल को सही किया है, किसने गलत किया है, और जो सवाल आपको नहीं आया है उसको आप सही कर सकते हो और समझ सकते हो कि वो कैसे सही होगा। ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य लाइब्रेरी एवं टेस्ट सीरीज सेंटर में के यूट्यूब चैनल पर, है ना। ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉमन टेस्ट की। बेसिक कॉमन टेस्ट आपको पता ही होगा। देखिए, 4 जनवरी को ये आयोजित हुआ था बेसिक कॉमन टेस्ट, और इसमें 120 क्वेश्चन थे, 120 नंबर का था, और 2 घंटे का इसमें अधिकतम समय दिया गया था। इसमें हमने माइनस मार्किंग भी रखी थी, लेकिन कई स्टूडेंट का कहना है कि माइनस मार्किंग जो यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है, लगभग शायद किसी किसी एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो फिर मैंने उनको उनके सही और गलत जो क्वेश्चन हुए हैं वो बता दिए हैं। बाकी अपने हिसाब से वो तय कर सकते हैं कि उनको जो गलत क्वेश्चन हुए हैं या फिर जो उन्होंने स्किप किए हैं उनको वो और बेहतर तरीके से कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना समय गवाए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और हमारे पास समय भी कम है ना। तो हमें जल्दी से इसको सॉल्व भी करके बताना है और सही आंसर बताने हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कि संविधान के बारे में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? आर्टिकल 15। ये भी आप लोगों को ही पता होगा। आपको ये भी पता करना है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है। मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ दोहराऊंगा नहीं कि जो सही आंसर है सिर्फ उसको ही ध्यान देना है, जो आंसर नहीं है इनका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, इसका भी आपको बेसब्री से ध्यान देना है, और बहुत ही एक इसका रिसर्च भी करनी है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, ठीक है, विरोध हुआ था, लेकिन ये पूछा गया किस वर्ष ये नियुक्त हुआ था। तो नवंबर 1927 में, है ना, 1927 में ये नियुक्त हुआ था। आगे बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के। कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश करता है? इंडोनेशिया। आपको इंडोनेशिया की मैप पे लोकेशन देख लेनी है कि इंडोनेशिया कहाँ पर अवस्थित है और ये कैसे भारत के साथ सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा। ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा देश भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि करने में तो याद रहता है, लेकिन कौन सा नहीं करता है ये भी हमें याद रहना चाहिए। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी से बोलते हैं नार्म, ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। पुराने जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? वांगर। ठीक है। आपको लेटराइट का भी पता होना चाहिए, आपको पीट मिट्टी का भी पता होना चाहिए, जो तराई है इसका भी पता होना चाहिए, ये सब क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन है अराडू त्यौहार, इसको अरट्टू भी कहते हैं, ये कि केरल का त्यौहार है, तो आपको पता होना चाहिए। जितने भी त्यौहार जो चर्चा में रहते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। एनियाक, एनियाक का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। एक और पूछा है ओएसआई, ओएसआई का क्या फुल फॉर्म है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया है 4 बिट्स। पूछ रहा है ये बाइनरी संख्या है, इसको वर्णन किया जाता है किस शब्द का सही प्रयोग होगा? तो निबल, एक निबल बराबर 4 बिट्स हो जाते हैं। ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो कॉर्पोरेट वेबसाइट, इसमें यूआरएल में आपसे पूछा जाता है कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें HTTPS लिख के आता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर कहीं पर HTTP होगा ना तो वहाँ आपसे पूछेगा ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप क्या आगे फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं? तो सिक्योर, है ना। आप यहाँ ध्यान देंगे तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि जो भी एक एस्पायरेंट होता है उसके आँख और दिमाग दोनों खुले होने चाहिए, है ना, ताकि आप कहीं से भी जो भी आपको नॉलेज मिल रही वो नॉलेज कब आपके एग्जाम में काम आ जाए। हम रोज़मर्रा की चीज़ों में ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जो हमारा OS वर्जन यानी कि विंडो, ये से कंप्यूटर में हो गया, एंड्रॉयड हमारे फ़ोन में हो गया, यही होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन पर एप्लीकेशन रन करती हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? पूछ रहे हैं क्या होता है इसमें? न्यूट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, प्रोटीन का लाभ होता है? नहीं, इसमें होता है, इसमें प्रोटीन लिखा प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की हानि, इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन की भी हानि होती है, तो ये सही जवाब हुआ। ATM का फुल फॉर्म पूछा है, तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करना है? तो किस योजना का ये लक्ष्य है? तो सौभाग्य योजना का। आपको ये और जान लेना है कि उज्ज्वला योजना क्या है, इंडिया डिजिटल इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, इन सब के बारे में भी आपको पास जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका जो कहाँ पर स्थित है ना, इस संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के किस शहर में है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। वैसे अगर पूछ सकता है कि 1972 का कानून है, इसको आपको पता होना चाहिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये क्या है, इसके क्या प्रावधान है और किसको लागू करने की शक्ति होती है, या फिर इसमें कौन अंतिम निर्णय करता होता है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस विचार से हुई है। तो देखिए, शीत युद्ध हुआ था, यहाँ हम देख सकते हैं। शीत युद्ध के टाइम पे हमें था कि जरूरत की एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत एक संचार नेटवर्क स्थापित किया जाए। तो इसके लिए अमेरिका का रक्षा विभाग था, उसने एक प्रोजेक्ट चलाया, अपारनेट प्रोजेक्ट। और इसने ही TCP, IP, WWW हम पढ़ते हैं worldwideweb.com, है ना, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें शुरू की थी किसने, अपारनेट प्रोजेक्ट के तहत। तो ये इसका सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है दोस्तों, ठीक है। फिर पूछा गया भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था, तो किसने पेश किया था, MN रॉय ने। कब किया था, 1934 में। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद पीले बादलों से निर्मित होता है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, और सही आंसर क्या है इसका, शुक्र ग्रह। यहाँ देख सकते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है, इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 1921 की अवधि किस रूप में जानी जाती है, पूछ रहे हैं 1901 से 19 की अवधि किस रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है गतिहीन चरण। देखिए, गतिहीन चरण इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेट थी वो भी अधिक थी और जन्म दर थी वो भी अधिक थी। डेथ रेट क्यों अधिक थी, क्योंकि जो महामारी थी वो भी चरम पर थी अपनी, है ना, महामारी के कारण मृत्यु हो रही थी, और खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कम हो रही थी, यानी खाद्य पदार्थ इतना उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से डेथ्स हो रही थी। तो इसीलिए इसको गतिहीन चरण, यानी कि ना तो जितनी जन्म हो रहे हैं उतनी मृत्यु हो जाए, तो बराबर है, स्थिर है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गतिहीन यानी गति नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने स्थिर वर्ड यूज़ किया है, आप इसको रिलेट कर लें कि स्थिर चरण है, नहीं, गतिहीन है, गति नहीं हो रही है। क्योंकि स्थिर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि डेथ भी हो रही थी और जन्म भी हो रहे थे, इसलिए गतिहीन है, लेकिन दर कुछ नहीं हो रही है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। देखिए, विद्युत प्रवाह का जो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि विद्युत धारा का मापक क्या होता है, एमीटर, ठीक है, और इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, धारा समान रहती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहा जाता है, तो शुष्क हिम, ये तो आपको पता ही होगा, शुष्क वर्ग को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें क्या होता है, इसको शीतलक एजेंट भी हम कहते हैं, और ये हवा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित होती है। और निम्नलिखित में से किस परितंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, तो देखिए, बाकी ये वन है, मरुस्थल है, चारागाह है, इनके पिरामिड भी हम देख लेंगे कि ये कैसे रहेंगे, लेकिन इसका भी सही आंसर होगा तालाब, क्योंकि जलीय जो परितंत्र होता है इसका पिरामिड हमेशा उल्टा रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे तालाब हम का एग्जांपल लेते हैं, तालाब में क्या रहेगा, छोटी छोटी मछलियाँ ऊपर रहेंगी, और सबसे गहराई पे क्या रहेंगी, बड़ी मछलियाँ रहेंगी, और छोटी मछलियों की संख्या है वो संख्या तो ज़्यादा रहेगी, जो मछलियाँ हुई या फिर अन्य जीव हुए इनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन जैव भर यहाँ पे बड़ी मछलियों का रहेगा, इसलिए इसका पिरामिड उल्टा हो गया कि ऊपर बड़ी संख्या है, ठीक है। अफ्रीका में जो कालाहारी है किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये किस प्रकार का है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। अब देखिए हम बात करते हैं कालाहारी कहाँ पाया जाता है, तो ये बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन ट्राइब। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बुशमैन ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है, तो देखिए, रेबीज हुआ, हैजा हुआ, ये सब कैसे हैं, हमारे संचारी रोग हो जाते हैं, लेकिन उपदंश यानी सिफिलिस बोलते हैं इसको, ये एक यौन संचारित बीमारी है, इसे बोलते हैं STD, इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, इसके माध्यम से बीमारी फैलती है, याद रखिए ये यौन संक्रमण बीमारी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है, पूछ रहा है कौन सा अनुवांशिक नहीं है, तो जो मिक्सिडिमा, क्योंकि वर्णनता अनुवांशिक होती है, अरंजकता होती है, अतिरक्त स्राव होता है, ये भी सब अनुवांशिक हो सकते हैं, लेकिन मिक्सिडिमा है ये अनुवांशिक नहीं होती है। कि ये क्यों होता है, एक हमारे पास बॉडी में एक हार्मोन होता है थॉयरक्सिन हार्मोन, जब इसका अल्प स्राव होने लगता है, यानी कि इसके जो रिलीज होता है कम होने लगता है, तब ये बीमारी होती है। अगर ये बचपन में कम होने लगे यानी कि शिशु काल में, तब इसको जड़ मानवता कहते हैं।
अगर ये यौनारंभ यानी कि जब आप यौन अवस्था में आते हैं उस समय अगर ये कम होने लगता है तो इसको यौन मिक्सिडिमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे सही कर लेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील, जो कि कहाँ पर है? रूस के दक्षिणी साइबेरिया में है। अच्छा, इसको मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है, यानी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो बैकाल झील ही है। इसकी जो गहराई है कितनी है? 1644 मीटर है, और यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक विरासत सूची में भी लिस्टेड किया है। ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? एमपी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो लखनऊ ही इसका आंसर है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। आपको ये बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से हैं, क्या किस देश से थे? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके टाइम पीरियड पे थे? कौन से राजा के टाइम पीरियड से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय। एक हुआ अष्टदिग्गज, एक होता है अष्टप्रधान। तो आपको ये देखना है कि अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? आर्य समाज। आर्य समाज किसने स्थापित किया था? दयानंद सरस्वती ने। आपको ये भी बताना है कि ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था, बहुजन समाज किसने किया था, प्रार्थना समाज किसने किया था, है ना। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे सही कर लेंगे। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से, है ना, रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। ठीक है, ये डाटा आया है कि कोयले की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, क्या ल्यूकोप्लास्ट करता है, क्या टोनोप्लास्ट करता है, फिर क्रोमोप्लास्ट करता है, या फिर कोई नहीं करता है? तो क्रोमोप्लास्ट सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? तो किस में निहित होता है? देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास, इसे हम रिट भी बोलते हैं, कि रिट जारी, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि रिट जारी करने का अधिकार किनके पास होता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास होता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास होता है आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत। अब आपको ये बताना है कि रिट में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किन के पास होती हैं, कि हाई कोर्ट के पास होती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं? ऐसे हमें देख लेना है। क्या सिर्फ हाई कोर्ट ही ज़्यादा कम शक्तियाँ कर सकता है, कम शक्तियाँ होती है रिट जारी करने की, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं? ये आपको बताना है कमेंट में। किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन थे? तो किसके दरबार की थे? कनिष्क के दरबार की। हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुई? तो टेथिस, आपको पता होगा, टेथिस सागर आपने पढ़ाई होगा भूगोल के हिस्ट्री में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है? तो कौन सी है? एंडीज। आपसे पूछ सकता है कि विश्व की किस पर्वत श्रृंखला पर सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय। ठीक है, ऐसे इसका आंसर बन जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो बैरम खां हेमू। आपको ये बताना है कि बैरम खां किसकी तरफ से लड़ाई कर रहा था। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किससे लगाए जा सकते हैं? संसद द्वारा। संसद कानून करेगी, संविधान संशोधन करेगी, इसके तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या फिर अध्यादेश लेके आएगी। कब? जब इमरजेंसी होगी, तभी काम संसद या फिर कैबिनेट द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। तो राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं लगा सकता, लोकसभा डायरेक्ट नहीं लगा सकती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। आपको ये देखना है कि पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ या काइमोट्रिप्सिन हुआ, ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? कौन सा अधातु, याद रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? देखिए, धातु का हमें पता होता है पारा होता है, लेकिन ब्रोमीन होता है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होता है। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण किस रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए, मान के चलिए इस रैंक ने कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया, लेकिन लास्ट वो रैंक बताइए कि इससे नीचे अब कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो रैंक कौन सी होगी? सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या फिर उप जिला पुलिस अधीक्षक। इसके नीचे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि क्या ऐसा ही कर लेगा हेड कांस्टेबल, ये तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है। मतलब एक होना चाहिए ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अधिकारी रहता है, वो कर सकता है, उसके नीचे का अधिकारी कोई भी नहीं कर सकते, या उसके ऊपर के ही करेंगे। ये हो गया इसका सही आंसर। आगे बात करते हैं कि मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को
किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। बात करते हैं कि यह क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय है और दुनिया में क्या करता है, मानवाधिकार का प्रसार और संरक्षण, कि किस देश में इनका संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको मौजूद करना है। बात करते हैं इस आयोग की, तो गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी, या फिर किस वो बनाया गया था ना, संगठन बोल सकते हैं इसको। ओके, किस बॉडी को बनाया गया है? तो नेट ग्रिड, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। एक ग्रिड बनाई गई जिसमें सभी को जोड़ा गया है, सरकार की एजेंसियों को, नेट ग्रिड। अब देखिए इस संगठन या फिर इस ग्रिड की स्थापना कब की गई थी? तो 26/11 घटना हुई थी, इसके बाद आतंकवादी घटना हुई थी 26/11। इसके बाद इसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए कि भाई हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को, कैसे हम अपनी सारी एजेंसियों को एक साथ लेके आए, एक ही मंच पर लेके आए, तो नेट ग्रिड बनाया गया था 26/11 घटना के बाद, आतंकवादी रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, समर्थन करने के लिए। अब आता है हमारा मैथ का सवाल। तो देखिए पूछा गया है कि 430 का 20%, 540 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वो पूछा है कि कम से कम 2 स्थानों तो निकालिए दशमलव के। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 430 का 20% निकालेंगे, है ना, फिर बराबर में लिखेंगे 540 का 40%, कितना कम है? 100 माइनस जितना भी होगा टोटल का ही होगा, करके निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो हमारा 60.18 आंसर आ जाएगा निकल के। अगला क्वेश्चन है 13a बराबर 14b बराबर 11b बराबर 13c। तो पूछा गया है ABC का अनुपात क्या है? अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा, A अनुपात B फिर B अनुपात C निकालेंगे, तो अनुपात से करके इसको सही आंसर निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21/22 और 23/24 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 21 के वर्ग का वो कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, और इसमें दोनों को बराबर करना है। तो कैसे बराबर करोगे? तो इस टाइप से हो जाएगा ये। ओके, और हमने इसका नीचे निकाल दिया मासा, तो हो गया, इसका आंसर सही क्या है? डी। ओके, अब आते हैं हम 54 नंबर सवाल पे। 54 नंबर सवाल देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 13 × 13 और होल की पावर 3, यानी कि इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया। फिर क्या होगा? 169, ये किसका वर्ग होता है? 13 का, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 3, और 3 की पावर 3 यानी 3 का 9, तो 9 ये हो गया। लेकिन ये किस में लगा है? डिवाइड में, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया है। फिर मल्टीपल में लिखा है 28,561, ये क्या होता है? 13 की पावर 4, 13 की पावर कितना हो जाएगा? हाँ 4 हो जाएगा, 13 की पावर 4 ये आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, और इसके ऊपर लगा है वर्ग, तो 4 दूनी 8 ये हो गया, 13 की पावर 8 हो गया। तो ना 8 से 8 कट जाएगा, एक पावर बचेगी, एक इससे डिवाइड माइनस हो जाएगी, तो क्या बचा हमारा? 13 की पावर 5। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगी वैल्यू। आगे बात करते हैं इकाई का अंक की। तो आपको पता ही होगा 149 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भी शेष बचता है वो ही हमारे इसका पावर रहती है, और उससे हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो एक पावर बचती है, इकाई का अंक 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। 56 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से पूछा गया है कि जो मनी है साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन पूछ रहा है। ब्याज तो इतना दिया है और मिश्रधन पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए ऐसा ही हमने निकाल लिया, ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही में जो मूलधन है वो रख लेंगे, ठीक। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर मिश्रधन कैसे निकालेंगे? ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के ये आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 2 पुरुष 3 लड़के, आपने सवाल तो पढ़े ही होंगे, है ना। 405 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो फिर 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 5 लड़के पूछ रहा है कि सबसे पहले तो हमें सबसे अलग अलग वो निकाल लेना है कि पुरुष कितने दिन में कर सकता है, लड़का कितने दिन में कर सकता है। फिर हम 5 लड़के और 5 पुरुष को उसका उतने ही टाइम पीरियड का कार्य, जो कार्य है उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 180। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए जो है 1170 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 2324 दिनों में कर सकता है। पूछा है दोनों एक साथ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, दोनों को बट्टे में कर देंगे, उनके कार्य निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ के निकालिए, तो 780 इसका हुआ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 3 घंटे लगते हैं, वही दूरी 2.5 घंटे में तय की जाती है, तब कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? तो 72 निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है। पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको। ललिता 6 मीटर पर सेकंड चल सकती है, ठीक है, अथवा 25 मीटर पर सेकंड वो साइकिल चला भी सकती है, और यातायात के दोनों माध्यम यानी कि पैदल भी चलना है और साइकिल भी चलाना है, और 650 मीटर की दूरी तय करनी है। पूछ रहे हैं इसको करने में आपको 45 सेकंड लगते हैं। तो पूछ क्या रहा है, इसका समय कितना लग रहा है, ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी, ठीक है।
आपको ये नहीं पता है कि साइकिल चलाई है, लेकिन ये नहीं पता है कि साइकिल कितना किलोमीटर चलाई है या फिर कितने समय तक चलाई है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, जैसे निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 150। सॉरी, 150 आ गया है, फिर उसको हम वैल्यू रख देंगे तो 20 सेकंड आ जाए कि 20 सेकंड से उन्होंने साइकिल चलाई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल पे। तो हम बात कर रहे हैं 61 नंबर की। ठीक है, 60 सवाल हमने कर लिए हैं, लगभग हम आधी दूरी तय कर चुके हैं 20 मिनट में। ओके, तो ये रहा हमारा 61 सवाल नंबर। पूछा गया है 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाएं हैं, उनमें औसत क्रम मिले हैं 55, 60 और 65। सभी कक्षाओं का औसत अंक पूछा है कि औसत अंक क्या होगा। तो देखिए 55 छात्र हैं, 55 ही उनका औसत आ रहा है, 60 है, 60 आ रहा है, 65 है, 65, तो इसे हमने निकाल लिया। और इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा, 60.277। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। 62, 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की दुकान का भी पूछा गया, मूल बिक्री होती है। फिर पूछा गया है कि इसका जो औसत है वो इतना प्राप्त होता है, उसके लिए छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी की जानी चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्या है, 5 महीने का दिया है, छठे महीने का पूछा है, 6 औसत है, जो टोटल औसत दिया है उसको निकाल लिया, तो वो हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 5391। सिंपल सवाल था। 63, अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया है। फिर पूछ रहा है कि भारद्वाज आया, उसने बाद में 36,000 रुपये के साथ उसमें भागीदारी कर ली है। फिर कह रहे हैं कि यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों को बराबर विभाजित किया जाता है तो उसमें किसको कितना लाभ मिलता है ना, कितने महीनों बाद भागीदारी की थी, ये निकालना है। तो देखिए हमने निकाला है कि इसको कितने महीने उन्होंने जॉब वो किया है, मतलब व्यापार शुरू किया है, बाद में आया कितने महीनों के लिए आया, ये हमने अनुपात निकाल लिया है। इससे फिर हमें पता चलता है 8 महीने। ठीक है, 8 महीने टोटल काम किया है किसने, 12 महीने तो वो रहा, और उसके 8 महीने तक अकेले वो लगेगी। फिर 4 महीने बाद भागीदारी की थी, यानी कि 8 महीने तक उसने किया है ना। जो भारद्वाज है इसने 8 महीने किया है और अवंतिका ने 12 महीने किया है, क्योंकि शुरुआत से चल रहा था। ये पूछा गया है कि कितने महीनों बाद, ये नहीं पूछा गया है कितने महीने की थी, ये पूछा गया है कितने महीनों बाद भागीदारी की थी, तो 4 महीने बाद। आप इसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि आपने 8 आंसर निकाल, यही आंसर नहीं, गलत भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, अगर 8 ऑप्शन दे रखा होता तो आप शायद 8 आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद जो 49,500 पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपसे ब्याज पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, जो वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 15,963.75। सिंपल सवाल है। फिर पूछा गया है सी माता है ए और बी की, डी पिता है बी का, सी है ना, तो पूछा गया है बी का। ओके, फिर सी का डी कौन है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सी क्या है, माता है ए और बी की, ऐसे निकाल लिया। फिर देखो भाई माता तो पिता भी तो कोई होगा, लेकिन हमें नहीं, यहाँ पे पिता की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर पूछ रहे हैं यदि डी पति है बी का, देखिए ये डी बी है, इसका पति डी है, यानी कि इससे पता चलता है कि बी क्या है, लड़की है, डी पति है। फिर पूछ रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है। अब भाई सी की ये पुत्री है और ये इनका पति है, तो क्या होगा, सास का संबंध होगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि इसमें आंसर सही नहीं दे रखा है, इसमें आंसर ई आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा। इस क्वेश्चन को वैसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर ई होगा। फिर इसमें पूछा कि यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए आज बुधवार है तो हम पहले संडे निकाल लेते हैं, तो 1 2 3 4, यानी 4 दिन बाद क्या होगा, संडे। अब पूछ रहा है संडे के 25 दिन, यानी कि हमने 4 ये जोड़ा, 25 ये जोड़ा, कितना होता है 29। ठीक है, 29 हो गए। 7 से भाग करेंगे 28, 28 तो निकल जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 28वें दिन तो सेम टू सेम डे पड़ेगा, यानी बुधवार पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 29वां दिन आ रहा है, तो अगले दिन कौन सा पड़ता है, बृहस्पतिवार। यही आपका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं 68 की। 68 में पूछा है आपसे, एक वर्ड दिया है, स्पेलिंग दी है आपको, लेकिन बोला है कि ये गलत है और इसको इस रूप में बनाओ कि इससे कोई शब्द निकल के आता है, उससे फिर उसका मिलता जुलता जो शब्द है वो उसका सिनोनिम्स होगा, वही आंसर होगा। तो देखिए इन्होंने AMCPIT से एक शब्द बनाया, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है टक्कर या फिर कुछ होना, है ना। इसका मतलब कोलाइजन, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है, कोलाइजन हुआ है। अब पूछा है विषम शब्द चुनिए। तो देखिए हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब खान में मिलते हैं, मोती खान से नहीं प्राप्त होता है। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार का समान है। ठीक है, इसलिए एक उनका एक समूह बनता है और इनमें से एक जो है वो अलग आता है। तो देखिए गुलाब हुआ, चमेली हुआ, गेंदा हुआ, ऐसा भी माना जा। देखिए अभी तो पता होगा कि कमल किचड़ में खिलता है, बाकी सब अलग से अपना जिस बगीचे में भी जाते हैं। और थोड़ा ये भी सुनने को मिलता है कि कमल में इतनी खुश स्मेल नहीं आती, लेकिन इन सभी सब स्मेली फूल होते हैं, इनमें खुशबू आती है ना, ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेगनेंस आती है।
राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजभाषा वो भाषा होती है जिनका हम सरकारी कार्यालयों की भाषा में यूज़ करते हैं, राजभाषा कहते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से माना जाता है? तो अर्धमागधी से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। खड़ी बोली को किस में सम्मिलित किया जाता है? तो पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। मुजफ्फरनगर और रामपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? खड़ी बोली होती है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से अवधि वाले क्षेत्र कौन से जिनमें अवधि नहीं बोली जाती? ये नहीं पूछ रहा है कि अवधि वाले क्षेत्र कौन से, पूछ रहा है कि अवधि नहीं बोली जाती वो क्षेत्र बताइए। तो आपको ये भी याद रखना है कि अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये क्षेत्र नाम दे रखे हैं। तो कौन सा ग्रुप है जिसमें नहीं बोली जाती है? रायपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पे नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। फिर पूछा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शाह, ठीक है, शाह षटकोण वाला शाह स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। फिर पूछा है पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो ला है। फिर पूछ रहा है संघर्षहीन कौन है? तो इनमें से बा है। निम्नलिखित स्पर्शी व्यंजन कौन से है? तो गा है। जो वर्ण है वो क्या है? तो सानुनासिक है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। फिर ये क्वेश्चन जो डिलीट करना पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि इसमें फ्यूचर के टारगेट के बारे में पूछना था, जो कि करंट टारगेट पूछ लिया, तो ये गलत है ना। फ्यूचर टारगेट किसने रखा है? तो गुजरात ने रखा है। पूरा क्वेश्चन ये होगा कि मार्च 2026 तक पुराने कचरे को निपटाने का लक्ष्य किसने रखा है? तो गुजरात ने रखा है। फिर हम बात करते हैं 85 की, ठीक है। 85 में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी की पुष्टि की है? तो जापान ने की, आपको पता होना चाहिए। बहुत से एग्जाम होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल वाले होते हैं, इसमें पूछ लेता है कि फ्यूचर में जो मेजबानी करेंगे इस 26 में कौन करेगा, 27 में कौन करेगा, 28 में कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका 1 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका हिसाब से दे रखा है वो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे आते भी हैं एग्जाम में क्वेश्चन। दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव माने जाने वाले हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का जो 150वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो जालंधर में किया गया है। जालंधर कहाँ पर है? कमेंट में बताइए। 2025 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिए गए हैं? तो 20 बच्चों को दिए गए हैं। फिर है हुरून इंडिया की 2025 की एक सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची जारी हुई है। पूछा गया है कि पहला स्थान किसको दिया गया है? तो दीपेंद्र गोयल को दिया गया है। 89 नंबर का क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक। 1 पासपोर्ट यहाँ पे नहीं आएगा, 1 राशन आपने देखा होगा, 1 नेशन 1 स्टेट या फिर 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 पेंशन होता है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है अभी। भारत के किस शहर को हाल ही में भारत का सबसे स्मार्ट शहर का दर्जा मिला है? यानी भारत का पूछ रहा है कि किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर का दर्जा मिला है? तो पुणे को मिला है। पुणे सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी का सबसे क्या बोलते हैं, इसको दर्जा मिला है पहला कि ये स्मार्ट सिटी अच्छी है। तो आप जाके देखिए कि पुणे स्मार्ट सिटी ऐसा क्या है इसमें जिसको स्मार्ट सिटी का में पहला स्थान दिया गया है ना। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई है? तो वाराणसी में की गई है। इसको भी आप देख सकते हैं कि वाराणसी में जो हाइड्रोजन वाटर टैक्सी है वो कैसी है। झील किबू जो कि समाचारों में देखी गई है, अब देखना है आपको किबू, कीव किसकी राजधानी है? ये भी देखिएगा ना, यहाँ पे किबू शब्द है लेकिन वो कीव आता है, तो कीव देख लीजिए किसकी राजधानी है। और किन देशों के बीच में जो किबू है झील स्थापित है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DMRC बोलते हैं इसको, DRC बोलते हैं, DRC कांगो, और ये हुआ रवांडा, इन दोनों के बीच में अवस्थित है झीली कीव, एक कीव राजधानी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं बोर्डोईबाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए पेंट माई सिटी बहुत चर्चा में था, ये आपने देखा होगा, बहुत सारी रील्स वायरल हो रही थी या शॉर्ट्स वायरल हो रहे थे। इसमें कहा आप देख रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र या फिर आसपास रहने वाले जो छात्र थे वो इलाहाबाद की दीवारों को पेंट कर रहे थे, यानी कि अपनी जो स्किल थी उसको दिखा रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे। तो इसीलिए इन इलाहाबाद ने भारतीय रेलवे के जो इलाहाबाद शहर है इसने कहा पेंट माई सिटी अभियान ही चला दिया है पूरा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI बोलते हैं इसको, 2025 में भारत की रैंक पूछी है तो कितनी आई है परफॉर्मेंस में? 10वां नंबर आया है। खेलो इंडिया बीच है ना, ये बीच वाला नहीं है ना, ये बीच है जो हम देखा होगा ना अपने मरीन बीच टाइप का, वो बीच है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य ने इसमें पहला स्थान हासिल किया ना, पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो मणिपुर को मिला है पहला स्थान। अब बात करते हैं कहाँ खेला गया था, तो आपको पता होना चाहिए दमन दीव दादरा नगर हवेली, इस एरिया में ये जो आयोजन हुआ था इस खेलों का। अगला क्वेश्चन है हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पवन सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की विश्व में क्या रैंक रही है?
है ना। भारत की रैंक पूछ रहा है वैश्विक स्तर पे, तो तीसरा रैंक रहा है भारत, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा से हम बिजली उत्पादन करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा करते हैं, कितने परसेंटेज करते हैं, टोटल उत्सर्जन में कितना हमारा पवन और सौर ऊर्जा का पार्ट है ना। सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली जो कि राष्ट्रपति बने थे, तो फिर से चुने गए हैं, इसलिए चर्चा में है। तो किस देश से संबंधित है? गुआना से। ये आता है एग्जाम में, आते रहता है। भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो गुजरात में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सितंबर 2025 सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 से बचता है। उस संख्या का 5/6 पार्ट क्या है? ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन बहुत सिंपल है। पूछ रहा है किसी संख्या के 5/9 भाग को उसके भी 4/5 भाग को उसी संख्या में घटाया जाता है तो 300 आता है। हमने इसे क्वेश्चन बना ली है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारा? x बराबर 540। फिर पूछ रहा है जो संख्या आई है उसका 5/6 कितना होगा? तो 450 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर पूछ रहा है एक समीकरण दिया है, इसमें ये नंबर जो नंबर दे रखे हैं और आपको एक क्वेश्चन दे रखी है प्लस माइनस में करके, इसको इसमें रख के बताना है कि सही है कि नहीं है, कौन सा सही है इसमें से। तो ये आप रखोगे तो 20 बराबर 20 आ जाएगा, तो ये आंसर सही होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर है 2x+3 अनुपात 5x+4। इसका पूछ रहा है 3 गुना का अनुपात कितना है? 3/4। तो x का वर्ग ज्ञात करो, x का मान का है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन रखा हमने अनुपात में, फिर इनका 3 गुना कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 12। और पूछ इसका भी वर्ग क्या है? तो 144 है। अगला सवाल 104। यदि एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, यदि इन दो संख्याओं का योग 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? 70% यानी कि 70x, हमने इसको 100 कर दिया, डिवाइड बटे में 100 प्लस 30/100, ये हमने कर लिया इसको, और इसके बराबर क्या है? 360। फिर पूछा गया जो हमारा टोटल में आता है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसका 20% निकालना होता है। 20% 160 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन दूसरी बन जाएगी। ओके, तो दोनों इक्वेशन बन जाती है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें y की वैल्यू निकाल लिया तो हमने आंसर निकाल लिया 200। और 200 कितना हिस्सा बन रहा है? इसका 5वां हिस्सा पूछ रहा है, तो 5वां हिस्सा क्या है? 200 है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। 105 नंबर की बात करते हैं कि बाई x से 20% अधिक है तो x v से कितने फीसदी कम है? तो देखिए, कमी के लिए कौन सा फार्मूला होता है? वृद्धि परसेंटेज अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज इंटू 100। तो ऐसे हम रखेंगे 20 अपॉन 120, कितना वृद्धि हुई? 120 हुई, 120 होगा वृद्धि होके, और इंटू में क्या 100 रहेगा ही अपना। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.67। बहुत ही सिंपल सवाल है। 106। देखिए, इनको सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हो। 900 का, और फिर दोनों को जोड़ के घटा के सिंपल सवाल कर लोगे ना, 9 से भाग कर दोगे 9 से, 0 से ऊपर आ जाएगा, जितना 0 पीछे आ जाएगा। ओके, 107 की बात करते हैं। ताले चाबी पूछ रहा है, ताले और चाबी का मूल्य एक साथ कितना? 25 है, और पूछ दिया है कि चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है, और चाबी का मूल्य पूछ रहा है। ये नहीं बता रहा कि ताले का कितना है, लेकिन ये कह रहा है कि 20 रुपये अधिक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दोनों को मूल्य का पता नहीं है तो x y मान लेते हैं। कह रहा है दोनों को जोड़ के 25.50 हो गया है, लेकिन x दोनों घटा देंगे तो दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, अधिक मतलब कि अंतर। तो अंतर हमने निकाल लिया 20, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.75। यानी चाबी का मूल्य क्या है? 2.75। हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कितनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पद दिया है A27, D36, G45, J54। तो देखिए, ये श्रेणी क्रम दिया है, इसमें आपको श्रेणी ज्ञात करनी कि अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ से 3 का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो 3 से आगे बढ़ रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो 9 से प्लस हो रही है ना। तो ऐसे हम इसको आगे 3 जोड़ देंगे और इसमें 9 जोड़ देंगे, तो सही आंसर क्या होगा? M36। सिंपल सवाल था। अब पूछ रहा है, ये भी एक आपको क्रम रीजनिंग का सवाल दे रखा है, इसमें पूछा है कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए, हमने क्या किया है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अपने को तो पढ़ा ही होगा अल्फ़ाबेट में कि इसका अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होता है? 12, इसका 5, इसका 7, और मल्टीप्लाई में हमने क्या कर दिया? 5, 120 आ गया। सेम इसमें प्रोसेस हो रहा है कि सबको जोड़ो, मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 200 आ रहा है। तो इसीलिए हमको निकालना है इसका 200, मल्टीप्लाई 5 करना है इसमें। ठीक है, 110 जिसका पूछा है दाएँ गया बाएँ गया, तो बहुत सिंपल सवाल होता है, बस डायग्राम को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या है, हमने मान लिया x है, और लड़कियों की संख्या क्या है, 22 है। तो देखिए x का 15% और लड़कियों की 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, x/22 बराबर 20/9। तो इनका अनुपात क्या है, 20:9। ये अनुपात आएगा, अनुपात ही पूछा है, तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। फिर पूछा है प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के लगभग समान अर्थ वाले विकल्प, यानी वही सेम क्वेश्चन कि ये शब्द दे रखा है, इससे एक अर्थ बनाना है और उस अर्थ से मिलता जुलता कौन सा अर्थ है। तो देखिए इससे बनाया हमने परमिट, और परमिट का मतलब होता है लाइसेंस। तो ऐसे शब्द को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर पूछा है वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन नरेंद्र मोदी, मतलब कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किस शीर्ष स्थान पर भी रहे हैं। तो कितने प्रतिशत अनुमोदन मिला है तुमको, 75% अनुमोदन के साथ में। आगे बात करते हैं 40 नंबर सवाल की। तो 40 नंबर सवाल क्या कहता है कि माउंट तारानाकी, इनको कानूनी अधिकार, इनको यानी कि कोई व्यक्ति नहीं है, एक पर्वत है माउंट तारानाकी, इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस देश ने किया है फरवरी 2025 में, तो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, कमेंट में बताइए। कौन सा राज्य समान अधिकार संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, जिसका पहला राज्य बन गया, तो उत्तराखंड बन गया है। तो आप ये भी देखना है कि इस दिशा में और कौन कौन से राज्य आगे बढ़ रहे हैं। 116 नंबर जो सवाल है कि पुरुष औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पहनते हैं, तो क्या पहनते हैं, कढ़ाई से बुना हुआ सना कुर्ता पहनते हैं। अब ये मत देख लीजिए आप कढ़ाई से सना हुआ होगा कि हल्दी से सना हुआ होगा कि मेहंदी से सना हुआ हो, तो ऐसा नहीं होगा, कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, तो इसमें शेरवानी होती है, ठीक है। इसको हम शेरवानी कहते हैं, कढ़ाई से बुना हुआ कुर्ता होता है, शेरवानी कहा जाता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, बारालाचला। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंकरों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। एचडीएफसी, एसबीआई, ये सब बैंक होते हैं, लेकिन इन सब का बैंक होता है आरबीआई। क्यों होता है, क्योंकि इनको ये लोन देता है, इनसे पैसा, इनका पैसा लेता है अपने पास में, इनको कर्ज भी देता है, तो इस तरीके से लिए इसको बैंकरों का बैंक कहा जाता है, या फिर बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकर। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 1927। अगला और लास्ट क्वेश्चन है माल और सेवा कर, जिसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी काउंसिल है, इसका अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, पीएम होते हैं, या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। तो ये सब तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें कौन होता है, वित्त मंत्री, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको ये बताना है कि जीएसटी परिषद का गठन कैसे हुआ था, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको सही करना चाह रहे थे कि जो गलत हुए हैं वो कैसे गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं, तो आप सच में जानना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन विदिन 40 मिनट भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 40 मिनट से पहले ही हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये रही हमारी 120 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीटेड। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपने किस तरीके से अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, कैसे गलतियाँ कम करनी है, कैसे हमें तुक्का भी लगाना है। तो देखिए तुक्का लगाने की भी कुछ ना ट्रिक होती है। जैसे मान के चलिए अब यहाँ तो सीधा फैक्ट दे रखा है, अगर आपको पता होता है कि 16 क्या होता है या फिर 14 क्या होता है, अगर आपको 1 से 2 भी पता है ना, तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे यहाँ से, है ना, 2 तो हट गए, एक बचा है, 50-50 पे परसेंट करोगे ना, 50-50 पे करोगे तो थोड़ा तुक्का लगाने में आपको आसानी रहेगी, यानी कि आपके सवाल गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। अब आपको कुछ पता ही नहीं है, अब देखो जैसे ये सवाल है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, अब आप समझ सकते हो कि फिलीपींस कहाँ पर है, सिंगापुर कहाँ पर है, वियतनाम कहाँ पर, इनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, इंडोनेशिया का चांस बहुत लग रहा है। इसको आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, ये फैक्चुअल सवाल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप कुछ फैक्चुअल भी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी सवाल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हो कितने सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो फैक्ट है जैसे आपको फुल फॉर्म है ये तो आना ही चाहिए, है ना, मीटर क्या मापता है ये आपको आना ही चाहिए, योजना है। अब देखो डिजिटल इंडिया बिजली प्रदान तो करेगा नहीं, इसे काट सकते हो। उज्ज्वला योजना गैस के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया ये भी बिजली का हमने कहीं से नहीं पढ़ा है, तो एस डायरेक्ट भी हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं बिना नॉलेज के, ये भी आपके पास ऑप्शन है। चैप भार वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं पिरामिड का, कि किन के पिरामिड कैसे होते हैं, तो उससे भी हम कॉमन सेंस से इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ सवाल कॉमन सेंस से भी होते हैं, कुछ सवाल हमारे फैक्ट से भी होते हैं। तो बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगले टेस्ट के लिए फिर से यही कहूँगा कि रिवीजन करके अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना है,
अपने पूरे सवाल सॉल्व करने हैं। कोशिश करना है कि गलत सवाल करने से बचें, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना। और जहाँ माइनस मार्किंग रहती है तो आपका नुकसान ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।